नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए चरम पर प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज हरियाणा का फतेहाबाद और कुरुक्षेत्र में रैलियां। दिल्ली के रामलीला मैदान में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। हरियाणा, दिल्ली की सभी सीटों पर 12 मई को मतदान। सभी दलों के दिग्गजों ने प्रचार में झोंकी ताकत। अमित शाह झारखंड और मध्य प्रदेश में करेंगे प्रचार। राजनाथ सिंह की हरियाणा में रैलियां। राहुल गांधी मध्य प्रदेश और प्रियंका गांधी दिल्ली में करेंगे प्रचार। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की रैली में शामिल होंगे चंद्रबाबू नायडू। एसपी, बीएसपी, आरएलडी की आजमगढ़ में साझा रैली आज। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और असम सरकार में मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के काफिले पर हमला। बीजेपी ने टीएमसी को ठहराया जिम्मेदार। पार्टी प्रदेश प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से आज करेगा मुलाकात। टीएमसी का आरोपों से इनकार। कहा, घटना के पीछे हो सकते हैं सीपीएम संरक्षित असामाजिक तत्व। भीषण सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र में आचार संहिता से छूट के बाद राहत कार्यों में तेजी। केंद्र ने 2160 करोड़ रुपए की एक और किश्त की जारी। अब तक 4248 करोड़ रुपए से ज्यादा की केंद्रीय मदद। 151 तहसील सूखा पीड़ित घोषित। जलाशयों में बचा महज 19% पानी। दक्षिण अफ्रीका की संसद और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए अब से 1.5 घंटे बाद शुरू होगा मतदान। 1994 में रंगभेद की समाप्ति के बाद छठी बार आम चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। करीब 2 करोड़ 70 लाख मतदाता नई सरकार का करेंगे चुनाव। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे 2 चरणों का प्रचार अभियान जोरों पर है। छठे चरण के प्रचार के लिए अब महज 3 दिन बाकी हैं। ऐसे में सभी दलों के नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली और हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री पहले हरियाणा के फतेहाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद कुरुक्षेत्र में भी जनसभा करेंगे। हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में 12 मई को मतदान होगा। हरियाणा के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे। वो दिल्ली के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली में सभी 7 लोकसभा सीटों पर 12 मई को वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 59 सीटों पर 12 मई को मतदान होगा। छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की सभी 10, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8 सीटें, जबकि दिल्ली की सभी 7 सीटें और झारखंड की 4 सीटें भी शामिल हैं। वहीं छठे चरण के चुनाव के लिए सभी दलों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज झारखंड और मध्य प्रदेश में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज झारखंड को वोटिंग होनी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दिल्ली में शीला दीक्षित के समर्थन में उत्तर पूर्वी संसदीय क्षेत्र में रोड शो करेंगी। इसके बाद वो दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र में विजेंद्र सिंह के समर्थन में रोड शो करती नजर आएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज हरियाणा के गुरुग्राम, भिवानी और अटरैना में रैली करेंगे। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। वो झारग्राम और हल्दिया में टीएमसी की रैली में हिस्सा लेंगे। एसपी, बीएसपी और आरएलडी आज आजमगढ़ में साझा रैली करेंगे। आजमगढ़ से इस बार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ दिनेश लाल निरहुआ को उतारा है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा लगातार जारी है। मंगलवार को पूर्वी मेदिनीपुर जिले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और असम सरकार में मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के काफिले पर
हमला किया गया। बीजेपी ने इस हमले के लिए सत्तारूढ़ टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि टीएमसी ने हमले के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। टीएमसी का कहना है कि घटना के पीछे सीपीएम संरक्षित असामाजिक तत्व हो सकते हैं। हमले के बाद हेमंत बिस्व शर्मा ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। काठी संसदीय क्षेत्र पूर्वी मेदिनीपुर जिले में आता है। 2008 में चुनाव आयोग के सुझाव पर इसका गठन किया गया था। इस बीच इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। राज्य में लोकसभा चुनाव के बाकी 2 चरणों में अभी 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना बाकी है। प्रदेश बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज इस मामले को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत करने वाला है। ये वहीं बीजेपी नेता निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार हिंसा को बढ़ावा दे रही है, लेकिन जनता उन्हें चुनाव में सबक सिखाएगी। In spite of central forces coming in, assuring the voters that their presence will make a difference, these syndicate Morcha people are all over the place. The central forces can be very close to the polling booth and assure voters that they can come and peacefully cast their vote and go. But if the streets are being loitered around by our syndicate Morcha, these forces, people will be scared to come to the polling booth. And therefore, not only that, violence which is being perpetrated by TMC workers. और इस बीच चुनाव आयोग ने त्रिपुरा पश्चिम लोकसभा सीट के 168 बूथों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। अब इन बूथों पर 12 मई यानी रविवार के दिन मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा और इन सीटों पर 11 अप्रैल को पहले चरण में मतदान हुआ था, जहां पुनर्मतदान का आदेश दिया गया है। और लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों के मिलान को लेकर कल अहम सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी दलों की तरफ से दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका को टीडीपी और कांग्रेस समेत 21 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। इन दलों की मांग थी कि 50% वीवीपैट पर्चियों की ईवीएम से मिलान का आदेश चुनाव आयोग को दिया जाए। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हुए विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 5 बूथ की ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का औचक मिलान करने को कहा था। आयोग ने इसे मान भी लिया था। वहीं बीजेपी ने कहा है कि ये नतीजे आने से पहले विपक्षी दलों की हताशा को दिखाता है। एक असेंबली सेगमेंट से 5 की वृद्धि माननीय उच्चतम न्यायालय ने दी है, यानी 5 गुना बढ़ाया है। लेकिन हमारी याचिका आज पुनर्विचार की ये थी कि यद्यपि आपने सैद्धांतिक रूप से हमारे सिद्धांत को मान लिया है, यानी हौसला बढ़ाने के लिए, विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि ये नंबर बढ़े। ये भी आपने कहा है कि नंबर वायबल होना चाहिए। ये हमारे शब्द नहीं है, उच्चतम न्यायालय के शब्द हैं। फिर भी आपने जो आंकड़ा दिया है वो 2% से भी कम है, यानी 2% वीवीपीएटी मशीन से भी कम है। ये हमने विनम्रता से कहा है हमारे लिखित पुनर्विचार याचिका में कि ऊंट के मुंह में जीरे से भी कम है। इसलिए हमने कहा है कि यद्यपि हम 50% मांग रहे हैं, 33 नहीं तो 25% वृद्धि होनी चाहिए। हमारे विपक्ष के साथी ईवीएम के मुद्दे को लेकर के फिर सुप्रीम कोर्ट गए थे और आज चुनाव आयोग। ये स्थिति ठीक वैसी दिखती है जैसे ही
कि युद्ध के मैदान में युद्ध खत्म होने से पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया जाए। जो ईवीएम विलाप मंडली है वो चुनावी जंग पूरी होने से पहले ही आत्मसमर्पण करती हुई दिख रही है। ये जो ईवीएम को खत्म करके बैलेट पेपर के युग को लाना चाहते हैं, ये ठीक उस तरह से है जिस तरह से लाइट के युग को खत्म करके लालटेन के युग को लाने की कोशिश हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद 21 विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल ने कल चुनाव आयोग से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की है, लेकिन ईवीएम वीवीपैट मिलान की कोई सीमा तय नहीं की है। विपक्षी दलों ने कहा कि चुनाव आयोग व्यवस्था के हिसाब से ईवीएम और वीवीपैट के बीच मिलान की संख्या बढ़ाकर ज्यादा पारदर्शिता ला सकता है। It is very easy. That is much more complicated. It is much more easy also. At a time 14 votes they will do. For that what they are doing now, every vote they are counting. And also returning officer and observer they are doing. You are having faith on EVM counting. You don't have any faith on VVPAT counting. That is what we are asking. If you use that, 5 votes what they are counting, they can count simultaneously 70 votes. Our demand will be fulfilled at the same time. वहीं दिल्ली की सभी सीटों पर चुनाव प्रचार चरम पर है। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी ने यहां से उम्मीदवार बदलते हुए पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को मैदान में उतारा है। उधर कांग्रेस ने 3 बार के विधायक अरविंदर सिंह लवली को टिकट दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने आतिशी को उम्मीदवार बनाया है और तीनों ही उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचने के लिए रोड शो, पदयात्रा और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र इस बार हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। बीजेपी ने यहां पर पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर पर दांव लगाया है। वो जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। रोड शो, जनसभा के जरिए वो लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रचार के दौरान मिल रहे समर्थन से वो बेहद उत्साहित हैं। देखिए, मुद्दे सिर्फ साफ ये है कि हम झूठे प्रोमिसेस नहीं करेंगे, वो प्रोमिसेस करेंगे जो दिल्ली में दिल्ली वासियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे वो साफ हवा हो, चाहे वो साफ पानी हो, चाहे वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हम दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने के वायदे नहीं करेंगे और उसकी वजह से सत्ता हासिल नहीं करेंगे। कांग्रेस ने यहां से इस बार गांधीनगर विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके अरविंदर सिंह लवली को टिकट दिया है। अरविंदर सिंह लवली प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों की तुलना में अनुभवी हैं, लेकिन फिर भी वो जनसंपर्क और डोर टू डोर प्रचार के जरिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि आप और बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ पॉलिटिकल टूरिज्म पर आए हैं। तो आगे भी लड़ूंगा, कभी तो इस दिल्ली से ही लड़ूंगा, तो इस दिल्ली के बाहर कहीं जाना नहीं है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ इस दिल्ली के लिए, वो चुनाव लड़ रहे हैं पार्लियामेंट में जाने के लिए। तो ये फर्क है, वो पॉलिटिकल टूरिज्म पे आए हुए हैं, वो इलेक्शन में लोगों के वोट मांगने जा रहे हैं, मैं अपने घर के लोगों से मिलने जा रहा हूँ। बात करें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आतिशी मारलेना की, तो वो आम आदमी पार्टी के काम और पूर्ण राज्य के दर्जे के मुद्दे पर वोट मांग रही हैं। देखिए, हम तो इस बार दिल्ली में पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए वोट मांग रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को उनका अधिकार मिल सके, साफ सफाई मिल सके, नौकरियां मिल सके, महिलाओं को सुरक्षा मिल सके। पूर्वी दिल्ली में सीलिंग हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। लोगों का कहना है कि सीलिंग से काफी लोग बेरोजगार हुए हैं। वहीं ट्रैफिक की समस्या भी बढ़ती जा रही है। मेन मुद्दा ट्रैफिक, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, एनक्रोचमेंट, ये मेन मुद्दा। बहुत सारी समस्याएं पूर्वी दिल्ली के अंदर है। मकानों की समस्याएं हैं, झुग्गी झोपड़ियों की समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, तमाम तरह समस्याएं हैं। अब छठे दौर का प्रचार चरम में है। इसमें दिल्ली की 7 सीटों पर 12 मई को मतदान होना है। ऐसे में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों ही प्रचार में पूरा जोर लगा रही हैं। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्थायी समिति की रिपोर्ट देखिए संसद 24/7।
बात महाराष्ट्र की। आधा महाराष्ट्र इस वक्त सूखे की चपेट में है। महाराष्ट्र में सूखे के बीच पीने का पानी और मवेशियों के लिए चारा उपलब्ध कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। महाराष्ट्र की कुल 358 तहसीलों में से 151 में सूखे की भीषण मार पड़ रही है। राज्य की 151 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित हो चुकी हैं। जलाशयों में पानी महज 19% बचा है। पिछले साल के मुकाबले जलाशयों में करीब 12% पानी कम है। महाराष्ट्र में सूखे से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 2160 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है। सूखे से निपटने के लिए अब तक केंद्र सरकार ने 4248.59 करोड़ रुपए जारी किए हैं। राज्य में सूखे से निपटने और राहत कामों के लिए केंद्र सरकार लगातार मदद कर रही है। राज्य सरकार भी सूखे से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर पहल कर रही है। किसानों को टैंकर और चारा शिविरों के जरिए राहत मुहैया कराई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में 29 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण समाप्त होने के बाद सूखा राहत के लिए आचार संहिता में ढील की मांग चुनाव आयोग से की थी। आयोग ने मुख्यमंत्री की मांग का सकारात्मक जवाब देते हुए आचार संहिता में ढील दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल की सलाह पर 2019-20 तक नीट पीजी के लिए दाखिला लेने के लिए अनिवार्य अंकों को 6 परसेंटाइल घटाने का फैसला लिया है। अब सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी का न्यूनतम अंक 44 परसेंटाइल हो गया है। दिव्यांगों के लिए 39 परसेंटाइल, जबकि SC, ST और OBC के परीक्षार्थियों के लिए कट ऑफ 34 परसेंटाइल हो गया है। इस कट ऑफ को पार करने वाले छात्र अब अकादमिक वर्ष 2019-20 के लिए मेडिकल के परास्नातक पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकेंगे। पंद्रहवां वित्त आयोग मुंबई में आज से भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक करेगा। 2 दिन तक चलने वाली बैठक में वित्त आयोग का नेतृत्व उसके अध्यक्ष NK सिंह करेंगे और आयोग के सभी सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में हिस्सा लेंगे। RBI का नेतृत्व उसके गवर्नर शक्तिकांत दास करेंगे। बैठक के दौरान कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। बैठक में वृहद वित्तीय स्थिरता संबंधी मानकों को ध्यान में रखते हुए 15वें वित्त आयोग के लिए प्रमुख वृहद आर्थिक प्रतिमानों का जायजा लिया जाएगा। 15वें वित्त आयोग की अवधि के हवाले से केंद्र और राज्यों द्वारा लिए जाने वाले ऋण की भी चर्चा की जाएगी। इसी तरह बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ बैठक में भी 15वें वित्त आयोग के दौरान केंद्र और राज्यों द्वारा लिए जाने वाले ऋण के ब्याज पर चर्चा की जाएगी। भारत दौरे पर आए अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापार समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार और निवेश समेत द्विपक्षीय हितों के सभी मुद्दों पर मजबूती के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 4 दिवसीय वियतनाम की यात्रा पर कल रवाना होंगे। इस यात्रा का मकसद दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के रिश्तों को और बेहतर बनाना है। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू वियतनाम के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात करके व्यापार, निवेश समेत आपसी हितों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद कई अहम करार होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति बुद्धिस्ट अप्रोच टू ग्लोबल लीडरशिप एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर सस्टेनेबल सोसाइटीज के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति का भारतीय समुदाय को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति हनोई में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी देंगे। भारत और वियतनामी समाज के रिश्ते करीब 2000 साल पुराने हैं, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों से इतर दोनों देशों ने आपसी आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने पर काफी काम किया है। इस वक्त दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार 25% से भी ज्यादा की सालाना दर से बढ़ रहा है। दोनों देशों ने आर्थिक संबंध और बढ़ाते हुए 2020 तक आपसी व्यापार को दुगना करने पर सहमति भी जताई है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस ने विश्व निकाय से आतंकवाद निरोधक अभियानों में भारत के निरंतर सहयोग की प्रशंसा की है। संदिग्ध आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमा चलाने में सदस्य देशों की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रमुख कार्यक्रम की शुरुआत की है। यूनाइटेड ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म ने
यूएन काउंटरिंग टेररिस्ट ट्रैवल प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसका वित्त पोषण भारत, जापान, नीदरलैंड, कतर और सऊदी अरब द्वारा किया गया है। भारत ने $2,50,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान देकर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों को कार्यक्रम को शुरू करने में मदद की। भारत ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं और अब दूसरे देश भी ये कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत के सहयोग की काफी सराहना की है। पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी नीरव मोदी को भारत लाने का प्रयास जारी है। ब्रिटेन की एक अदालत आज भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। लगभग 13,000 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी नीरव ने तीसरी बार जमानत के लिए अपील की है। हालांकि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि नीरव मोदी अदालत में पेश होगा या फिर दक्षिण पश्चिम लंदन की वैंसवर्थ जेल से वीडियो लिंक के जरिए ही सुनवाई में हिस्सा लेगा। नीरव मोदी को मार्च में गिरफ्तार किया गया था, तब से वो इसी जेल में बंद है। दक्षिण अफ्रीका में आज संसदीय और प्रांतीय चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान की भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा, जो देर रात 12:30 बजे तक चलेगा। 1994 में रंगभेद की समाप्ति के बाद छठी बार आम चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं और वोट ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मतदान करें, इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय छुट्टी का भी ऐलान किया है। इस दौरान करीब 2,70,00,000 लोग मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदाताओं की सुविधा के लिए करीब 28,000 से ज्यादा बूथ बनाए गए हैं। चुनाव में करीब 48 पार्टियां मैदान में हैं। इसमें प्रत्येक मतदाता 2 मतपत्रों में अपना वोट डालेंगे, एक राष्ट्रीय विधायक का जबकि दूसरे अपने प्रांतीय विधानमंडल के लिए। दक्षिण अफ्रीका में सरकार की संसदीय प्रणाली है। नेशनल असेंबली में 400 सदस्य होते हैं, जो बंद सूची के आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुने जाते हैं। बात खास शख्सियत की। भारत की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी की आज जयंती है। उनका जन्म 8 मई 1929 को कला और संस्कृति की प्राचीन नगरी वाराणसी में हुआ था। उन्हें ठुमरी की रानी कहा जाता है। गायकी के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 1972 में उन्हें पद्मश्री और साल 1989 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। गिरिजा देवी संगीत नाटक अकादमी द्वारा भी सम्मानित की जा चुकी हैं। वहीं मौसम की बात करें तो पूरे देश के अधिकांश भागों में गर्मी चरम पर है। मौसम विभाग के अनुसार तटीय आंध्र प्रदेश समेत दिल्ली एनसीआर में गर्मी सबसे ज्यादा पड़ने वाली है। पंजाब और हरियाणा में भी लू के आसार रहेंगे। इसी तरह यूपी बिहार में गर्मी का कहर रहेगा। देश के अन्य कई हिस्सों में चिलचिलाती धूप देखने को मिलेगी। आने वाले दिनों में गर्मी से लगातार पारा बढ़ता रहेगा। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज के तापमान पर। और इसी के साथ सुबह 9 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।